Hello, everybody. Welcome to another episode of My Money Panda with Wealthy Nivesh. Party till it last, and nothing manifested as good as last 3-4 years. 2020 कोरोना के बाद मार्केट में बहुत तगड़ा उछाल आया, 2 साल तक वो चलता रहा. उसके बाद फिर थोड़ा करेक्शन आया स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 22 टू अप्रैल 23. उसके बाद दोबारा उछाल आया, लोगों ने बहुत इन्जॉय करा. उसके बाद फाइनली अभी जो हमने लेटेस्ट डाउनफॉल देख रहे हैं वो देख रहे हैं हम स्टार्टिंग फ्रॉम September 24 up till now. So as of now we are witnessing a range bound market. Market ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, basis certain geopolitical risk etc. लेकिन ये जो मूवमेंट है मार्केट का, ये साइक्लिकल है. ये शायद 3-4 साल बाद दोबारा आए. तो जब इस तरह के मार्केट्स चलते हैं तब उन मार्केट्स में हमें कैसे अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, और even without these kind of movements how should we manage our money. To discuss the same with me, I have got Deepak Jain with me, who is president and head of sales at Edelweiss Mutual Fund. He has got 20 plus years experience in mutual fund industry, and he is a CA by education. Welcome Deepak, welcome to the show. Namaskar, thank you so much for having me here. Really looking forward to this conversation. Great. So Deepak, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो आजकल के मार्केट्स हैं, और आजकल के मार्केट से मेरा मतलब है कि जो वॉलेटाइल मार्केट्स हैं, इसमें आपको पैसा इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए. जजिंग फ्रॉम टू डायमेंशंस, एक वो जिनका ऑलरेडी मार्केट में पैसा है, और दूसरा वो लेट से कोई आज की डेट में पहला इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो हाउ शुड दे डू इट. सो इन्वेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है, जो निवेश की जो जर्नी है, उसको हम लाइफ के किसी भी पहलू से जोड़ के देख सकते हैं. और हर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी फील्ड कहेंगे, मैं उसका एग्जाम्पल दे के आपको समझा सकता हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल स्पोर्ट्स, अगर मैं आपसे बात करूँ टेनिस, तो टेनिस में सबसे आज के दिन में या हिस्टोरिकली आप देखें, रॉजर फेडरर को माना जाता है कि ही इज़ बेस्ट इन क्लास, जोकोविच, नडाल एट्सेट्रा. पीछे भी जाएंगे तो आपको जॉन मैकेनरो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. और ये ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं कि अगर लाखों लोग टेनिस खेलते हैं तो ये 10-5 लोग, इनको हम भगवान ऑफ टेनिस कह सकते हैं. इनका भी रिकॉर्ड अगर आप देखो तो शायद 70% से 80-85% मैचेस ये जीते हैं. लेकिन डीपर स्टोरी ये है कि जो मैच वो जीते भी, उसमें भी 50-55% पॉइंट वो जीतते हैं, 55% ऑन एन एवरेज. तो कहने का मतलब है कि इनका भी, इनके दिन में भी, इनकी लाइफ में भी, इनकी जर्नी में भी 10 में से 4 चीज़ें, 4 बॉल नेट के बाहर चली जाती है, या स्ट्रोक ख़राब चला जाता है, या ओपोनेंट बेटर खेल देता है. तो निवेश की जर्नी में रिटर्न्स आपके लिए अपने गोल्स हैं, और ये जो उतार चढ़ाव की जो माहौल है, वॉलेटिलिटी है, रिस्क है, ये ओपोनेंट है आपका. तो कभी ओपोनेंट आप पे भारी पड़ता है और कभी आप ओपोनेंट पे भारी पड़ते हो. यही आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि मेरा जो रेशियो है, स्ट्राइक रेट है, वो 60-70% हो जाए. और ये जो स्ट्राइक रेट है, ये 2 तरीके से होता है कि एक तो टाइम बाउंड, कि कभी मेरा पोर्टफोलियो अच्छा करता है, कभी नहीं करता. लेकिन पोर्टफोलियो के अंदर भी जो मेरे डिफरेंट एसेट्स हैं, तो कुछ कभी अच्छा करेंगे और कुछ कभी अच्छा नहीं करेंगे. तो ये जो 40-60 का आप रेट बता रहे हैं, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ दीज फॉर डायमेंशंस. एवरीथिंग इन लाइफ. आप एजुकेशन ले लो, आप अपना दिन ले लो, आपके घंटे ले लो, सुबह से लेकर शाम तक आपका मूड कितनी बार चेंज होता है. अगर अभी एक मीटिंग, ये कॉल अच्छा गया आपका, आपको अच्छा लगा कि ये पॉडकास्ट अच्छा रिकॉर्ड हो गया, हमारे निवेशक को फ़ायदा होगा, तो आप अच्छा फील करोगे. 2 घंटे बाद कोई आपको लगा कि ये चीज़ अच्छी नहीं गई, तो 1 घंटा मूड ख़राब हो जाएगा. तो लाइफ में हर चीज़ ना 60-40, 70-30 अगर हो जाए ना, तो काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है. बिकॉज लाइफ ऑलवेज मूव्स बैक टू मीन. अगर आप एवरेज से ऊपर हो तो आप ज़िंदगी में, जीवन में अच्छा ही कर रहे हो. तो निवेश पे आते हैं. तो निवेश में हमने अच्छा समय देखा पिछले 2 सालों में. हम भूल गए थे कि 2021 से 23, 18 महीने का एक पीरियड था जहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं रिटर्न दिया. लेकिन जितना हम जूम इन करेंगे हमको प्रॉब्लम्स बड़ी दिखेंगी, जितना हम जूम आउट करेंगे हमको प्रॉब्लम्स दिखेंगी. लेकिन वो प्रॉब्लम्स एक बिंदु के हिसाब से दिखेंगी, छोटी दिखेंगी, और लंबे अवधि में वो प्रॉब्लम्स विल बी लाइक पिट स्टॉप्स, स्टेशंस. कि ट्रेन यहाँ से अगर निकली है दिल्ली, तो कुछ स्टेशंस पे रुकेगी, कभी प्री प्लान्ड हॉल्ट होंगे, कभी अचानक से पता चलेगा कि नहीं, बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे पटरी ख़राब है, मौसम ख़राब है. तो उसमें क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें आपकी कंट्रोल्स में होती हैं. तो मैं कहता हूँ कि जब भी आप प्रॉब्लम्स में हो, समस्या में हो, दुविधा में हो, तो 2 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए.
B2B और CTC। मैं अपनी सैलरी और आपके बिजनेस मॉडल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि बैक टू बेसिक्स एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो जो आपके वश में है वो आप कंट्रोल करें और बेसिक पे ध्यान दें। तो बेसिक पे क्या आप ध्यान दे सकते हो कि आपने निवेश की जर्नी जो है वो शुरुआत किस लिए की थी। अगर आपने शुरू इसलिए की थी कि मेरा एक गोल बेस्ड कोई गोल है, 10 साल का गोल है, 15 साल का गोल है, उस गोल की जर्नी में आप कहाँ हो, जो आपने रन रेट डिसाइड किया था, जो आपने स्टेशन डिसाइड किया था, उससे आप आगे हो कि पीछे हो। अगर आप आगे हो तो पिछले 1 घंटे में ट्रेन किस स्पीड से चली उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। आप पूरी जर्नी में जहाँ पे होने चाहिए थे उससे आगे हो। थोड़े अगर आप पीछे हो तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप अपसेट हो जाओ, ट्रेन वाले को गाली दे दो, प्लेटफॉर्म को गाली दे दो, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइट। स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र में हम इसको एसेट एलोकेशन कहते हैं। जब आपने एसेट एलोकेशन किया 60-40 फॉर एग्जांपल, मैं वापस 60-40 पे आता हूँ, और आपकी स्पीड ऐसी निकली कि आपके गोल से आप आगे हो, तो थोड़ा कम रिस्क ले लो, ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा रिस्क लेने की। अगर आप थोड़े पीछे हो तो थोड़ा रीबैलेंस करके आप रिस्क बढ़ा सकते हो। ये जो खेल है ना, और ये जो पूरा गेम है, यही है कि आपको अपने ओपोनेंट से आगे रहना है। तो ओपोनेंट अगर रिस्क है तो उसको हमको मात देनी है। अगर 2 शॉट आपके ख़राब गए, 3 शॉट ख़राब गए, तो आपको ये देखना कि पहले तो मैं एक शॉट ठीक कर लूँ। बैक टू बेसिक्स, आप हर चीज़ में जाओ बैक टू बेसिक्स। वेन एवर द बेस्ट ऑफ पीपल इन एनी फील्ड दे हैव अ डिफिकल्टी, दे गो सो बैक आप टू कहना चाह रहे हैं बेसिक्स। कि जो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो आपका एसेट एलोकेशन है और जो मार्केट डायनेमिक्स है, इन तीनों में सिंक्रोनाइजेशन लेके आना समन्वय है। होना चाहिए इनमें। ये अगर एक दूसरे से आगे चले जाते हैं तो कभी न कभी वो पीछे अलाइनमेंट होता है। वो मतलब अलाइनमेंट जैसे का जो फेज़ है, हम उस दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, मतलब जैसे एक एग्जांपल हुआ कि आपका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव तो है कि आपको एग्रेसिव ग्रोथ चाहिए, लेकिन आपने पूरा पैसा डेट फंड में डाल के रखा हुआ है इवन दो मार्केट्स आर डूइंग गुड। सो वो फिर आपका सिंक्रोनाइजेशन नहीं हुआ। हाँ, तो आपको पहुंचना था 3 घंटे में दिल्ली और आप एयरपोर्ट की जगह स्टेशन पहुंच गए। यस। या फिर दूसरा हो सकता है कि आपको मार्केट्स अच्छा नहीं करते हैं, स्मॉल कैप की वैल्यूशंस काफ़ी ज़्यादा है, बट स्टिल आपने पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाला हुआ है। दैट इज़ अनदर एक्सट्रीम। हाँ, सो दिस आई कॉल अ जर्नी टू नोवेयर। करेक्ट। आपको जो अच्छा लगा, आपने क्या किया, ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किया, बोला कि सबसे अच्छी टिकट कौन सी है, तो उसने आपको दे दी जम्मू की टिकट। आपको जाना था चेन्नई, जम्मू पहुंच भी गए, लेकिन आप इट्स अ जर्नी टू नोवेयर। आपको वापस आना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है, आपका बजट क्या है, मौसम क्या है, उसके हिसाब से सारी तैयारी करनी हाँ, पड़ेगी। मतलब आपको कसिनो एक्सपीरियंस चाहिए था, लेकिन आप चले गए जम्मू, वहाँ पे नेचर के अलावा कुछ है ही नहीं कुछ देखने है के ही लिए। नहीं। अच्छा दीपक, सो अगर हम लाइफ साइकिल में देखें तो एक तो फेज़ आता है 20s का, जहाँ हमने नई नई जॉब शुरू करी है, हम पैसे को समझने लग रहे हैं, एक्सपेंसेस और इनकम वगैरह को। फिर आता है 30s का, जब पैसा एक्यूमुलेट होना शुरू होता है। फिर 40s का आता है, जब बच्चों के खर्चे बढ़ने शुरू होते हैं, वो कॉलेज में जा रहे हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं। फिर 50s होता है, जब बच्चों के खर्चे पीक पे होते हैं। और फिर फाइनली 60s में टिपिकली पीपल रिटायर। तो जो डिफरेंट फेजेज़ हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट, ideally speaking, I am not saying it will be true for everybody, but ideally speaking इन सब फेजेस में कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट वेरी करता है। तो मैं इसको, आपने एक लाइफ साइकिल के हिसाब से प्रश्न किया है, मैं इसको थोड़ा और अपने तरीके से 2 फेज़ में बांटता हूँ। एक हो गया कि कोई गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग है, आपने ये डिसाइड किया कि 10 साल के बाद मुझे घर लेना है, तो उसका एक पर्पज़ हो सकता है। आपने ये डिसाइड किया कि मुझे 30 साल के बाद रिटायर करना है या 25 साल के बाद रिटायर करना है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। और दूसरा है कि कोई गोल नहीं है, पैसे एक्स्ट्रा है, मुझे वेल्थ क्रिएट करना है, और जनरेशनल वेल्थ है। जिससे आप बिज़नेस शुरू करते हो ना, तो या तो आप बिज़नेस ये देख के शुरू करते हो कि ये 5 साल की टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी है, मुझे उसमें इनकैश करना है, या फिर आप इसलिए शुरू करते हो कि भाई धंधा है, अच्छा है, लंबे समय तक चलेगा, मैं भी करूँगा, मेरा बेटा भी करेगा और जनरेशन करेगी, राइट। तो इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह के हो सकते हैं, एक गोल बेस्ड शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और दूसरा जनरेशनल। अगर गोल बेस्ड है तो आपको उसके हिसाब से अपना सारा, क्योंकि समय की आपकी एक पाबंदी रह जाती है। तो अगर आपको 5 साल में आपके गोल को अचीव करना है तो आपको अपने एसेट एलोकेशन को उसी हिसाब से अलाइन करना है। लेकिन अगर आपका जनरेशनल वेल्थ है और आप यंग हो, एक तो आपके पास खुद के पास समय, आप ज़्यादा निवेश कर सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे अगर गया आप उसको ठीक कर सकते, कोर्स करेक्शन का आपके पास काफ़ी समय है, और सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर ही नहीं है जब आप यंग होते हो। तो अगर आप यंग हो और आप खाली पैसा एक्स्ट्रा है आपके पास और उसको आप बड़ा करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से जितना ज़्यादा रिस्क लो
गिवन द फैक्ट दैट अपनी आपकी जो इकॉनमी अभी भी एक बहुत ही अर्ली स्टेज में है, इमर्जिंग इकॉनमी इसे हम कहते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई अभी है। तो पार्टी शुरू हुई है, हम एक मिडिल इनकम कंट्री बनने के लिए भी हमको 15-20 साल लगेंगे। तो उस हिसाब से अगर आप सोचो कि भाई एक मिडिल इनकम कंट्री बनने में भी आप 15-20 साल 25 साल शायद लगा दो, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करना कि मैं डेट भी ले लूँ ये भी ले लूँ। लेकिन वहीं पे अगर आपका 5 साल का गोल है, 10 साल का गोल है, तब आपको थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा। आप जैसे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी और डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा एक ऑप्टिमम एसेट एलोकेशन क्या होता है। जो अब आप एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो एक तो होता है स्ट्रेटेजिक और एक होता है टेक्टिकल। अब मैं बताता हूँ किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूँ कि जब हमने वेल्दी निवेश शुरू करा नवंबर 22 में, तो तब के एकदम बाद दिसंबर 22 से लेके अप्रैल 23 तक मार्केट वेंट डाउन बाय अराउंड 10%। बट इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी फेवरेबल है, तो हमने क्लाइंट्स का पैसा एग्रेसिवली स्मॉल कैप और मिड कैप में लगवाया। फिर उसके बाद ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स, जब जून 24 से हमें लगना शुरू हुआ कि अब स्मॉल एंड मिड कैप काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो इवन दो हमने शुरुआत करी थी स्मॉल एंड मिड कैप से, बट स्टिल हमने उसे डाइवर्ट करवाया हाइब्रिड फंड्स में। और उसका ये रिजल्ट हुआ कि जैसे अभी तो मार्केट फिर भी अपने हाईएस्ट पॉइंट से 7-8% डाउन है, 8-9% आप कह सकते हो, लेकिन जब मार्केट 15% भी डाउन था तो वो जो हाइब्रिड पोर्टफोलियो था वो 3-4% ही डाउन था। सो देयर वाज एन अल्फा ऑफ अराउंड 10-11%। अब इसमें काउंटर पॉइंट ये आता है कि आप तो कभी मार्केट साइकिल्स पकड़ ही नहीं पाएंगे, तो बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म का एक एसेट एलोकेशन लेके वही आप कंटिन्यू करते चलें। जैसे अपने 2-3 क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मना कर दिया, उनका हमें यही एसेट एलोकेशन रखना है। तो आप अगर कोई एनेक्डोट्स बता सकें या आप अपने एक्सपीरियंस से या कुछ भी जो बुक्स के बेसिस पे है कि क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म सैक्रोसेंट रहना चाहिए एसेट एलोकेशन और देयर शुड बी टैक्टिकल कॉल्स ऑल्सो। सी, मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल भी देता हूँ और एक इंडिविजुअल एग्जांपल भी देता हूँ। निवेश माइंड के साथ ना निवेश का बहुत बड़ा कनेक्शन है, और माइंड से मैं दो तरह के साइड पे आता हूँ, एक लॉजिकल और एक इमोशनल। तो आपने दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। तो आपने जो सवाल किया ना कि मैं एक एलोकेशन को लेके बैठा रहूं या मैं अग्रेसिव हूं या मैं कंजर्वेटिव हूं, एक होता है लॉजिकल आंसर इसका कि वो आप किसी भी निवेशक की जो उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी जो होगी स्थिति होगी, कमाई होगी, सेविंग होगी, उसकी इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न होगा, उसके बेसिस पे आप उसको एक बता दोगे। दूसरा होता है टेम्परामेंट। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप देखो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन टेम्परामेंट अगर नहीं है, आप कहते हैं रिस्क एपेटाइट या टॉलरेंस। रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस। मेरे में एपेटाइट बहुत है लेकिन अगर मैं रिएक्ट पुअरली करता हूँ तो आई मे नॉट नेसेसरीली विन द आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल, मेरा भाई है, उसके एपेटाइट नहीं है, हीज अर्निंग्स आर लोअर, बट टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है कि पूरा भी अगर चला गया तो कोई नहीं है। कंपैरेटिवली मेरी जो टॉलरेंस है बहुत कम है, मुझे 5% 10% भी लॉस पोर्टफोलियो पे देखना नहीं होता है, तो मैं ज़्यादा कुछ रिस्क वाले काम करता ही नहीं हूँ। जब मैं रिस्क वाले काम नहीं करता हूँ तो आई एम ऑल्सो ओके विथ लोअर रिटर्न्स, मॉडरेट रिटर्न्स। तो ये आप काफ़ी अच्छी एक इमोशनल बायस बता रहे हैं। तो मैंने भी कई बार देखा है कि जब लोगों का पैसा बन जाता है, जैसे आप भी काफ़ी अमीर आदमी हैं, तो जब लोगों का पैसा बन जाता है तो वो आयरॉनिकली ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो लोगों को लगता ये है कि अगर आप बुकिश तरीके से जाएँ, तो बुकिश तरीके से ये लगता है कि अगर मेरे पास पैसा बन गया है तो मैं ज़्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लाइफस्टाइल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार ये उल्टा होता है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जो लोग काफ़ी पैसा बना चुके हैं वो कहते हैं बस भाई इसे कंजर्वेटिव तरीके से, जैसे आपने कहा मुझे नेगेटिव नहीं देखना, अगर आप 12 से 15% रिटर्न भी चुपचाप निकाल के देखते रहोगे तो आई एम हैप्पी। ये टेम्परामेंट की बात है। आप मैंने स्पोर्ट्स का, मैं पोकर की बात करता हूँ। पोकर में कुछ लोग हैं जो जब उनका सबसे बढ़िया हैंड रहेगा तभी खेलते हैं, नहीं तो वो फोल्ड होते रहते हैं। कुछ लोग हैं कि नहीं यार, लेते हैं चांस, और वो लेते रहते हैं चांस, और वो सक्सेस भी आता है और वो फेलियर पे रिएक्ट नहीं करते बहुत ख़राब तरीके से। मैं टेम्परामेंट का बहुत बड़ा रोल है। या फिर एक तीसरी कैटेगरी होती है कैलकुलेटेड रिस्क, कि उन्होंने अपनी डाउन साइड डिसाइड कर ली। जैसे आप पोकर में ही कह रहे हैं कि वो सोच के गए हैं कि 10,000 रुपये तक का हम रिस्क लेंगे, उसके आगे हम नहीं लेंगे। तो उसको मैं कहता हूँ एक्सपीरियंस, वो अनुभव जो फैक्टर है ना, वो बाद में आता है, वो विजडम है। वो विजडम है। अब जैसे आप राकेश झुनझुनवाला की बात कर रहे हैं, उन्होंने कम से स्टार्ट किया, अपना दिमाग यूज़ किया, टेम्परामेंट यूज़ किया, बड़ा पैसा बनाया।
तो आपकी फर्स्ट थ्योरी के हिसाब से तो उनको कंजर्वेटिव हो जाना चाहिए, बट वो कंजर्वेटिव नहीं हुए क्योंकि अनुभव उनका है कि कंजर्वेटिव होकर मैं करूँगा क्या, मेरा तो नोशनल लॉस है। ये जो पैसा टोटल में है, अगर 5,000 करोड़ मेरे पास है, 4,000 हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, 6,000 हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट उन्होंने एक बार ये चीज़ काफ़ी अच्छे से एक इंटरव्यू में कही भी थी कि अगर मेरी वेल्थ 90% भी डाउन हो जाए तो भी मैं वही सिगार पीऊँगा, वही दारू पीऊँगा, उसी गाड़ी में घूमूंगा और वही फॉरेन वैकेशन करूँगा। तो ये चीज़ से मुझे दो तरीके से लगा कि या तो आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो या फिर आपके खर्चे बहुत कम हो। खर्चे तो बहुत कम हो ही जाते हैं। आप जब पैसा बहुत ज़्यादा बन जाता है, पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। Yes, दैट्स yes. व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेशनल वेल्थ। यस, So money has a relevance only up to a certain point for your daily needs. उसके बाद ना फिर वो एक डिमिनिशिंग मार्जिनल वो यूटिलिटी। वो एक पावर है, वो एक रिसोर्स है। अब उसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, लोगों के लिए यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ वाई इफ़ यू सी मोर एंड मोर रिच पीपल टेक चैरिटी, यस, बिकॉज शायद देने में ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू लेने में। हाँ, और लोगों को ऐसा लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में चैरिटी ज़्यादा है, बट मुझे तो लगता है कि हमारी कंट्री में भी इंडिविजुअल लेवल पे शायद नहीं, लेकिन कम्युनिटी लेवल पे अगर आप देखें कितनी सारी धर्मशाला हैं जो कम्युनिटीज़ बनवाती हैं, तो वो सब शायद यही रीज़न था कि वो चाहते थे कि सोसाइटी के साथ भी जो वेल्थ है वो शेयर हो। सो जो मास्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो ऊंचे पे है ना, वो रिस्पेक्ट है। जब आपको कंफर्ट, लग्जरी वग्जरी सब मिल गई ना, और उससे ज़्यादा क्या कर लोगे आप? सोना तो नहीं खाओगे, आप खाओगे तो बेस्ट फूड। अब बेस्ट फूड का एक्स बेस्ट प्राइस है, उसके ऊपर Correct, नहीं आ सकता। correct. देन रिस्पेक्ट, लेगेसी, इन सब चीज़ों पे बात होनी शुरू हो जाती है। जैसे एक OTT सीरीज़ में था ना कि अभी अपन को चाहिए रिस्पेक्ट, तो वो वही है कि अब हम सब कर चुके हैं, अब हमें रिस्पेक्ट चाहिए सोसाइटी की। रिस्पेक्ट चाहिए, कुछ आपको क्रिएट करना है। आप देखें बड़े बड़े कंग्लोमरेट्स, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, आप जब भी उनके जो चीफ़ हैं मुकेश अंबानी साहब, उनकी स्पीच जब सुनते हैं तब वो कंट्री की बात करते हैं, वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं। ऑफ कोर्स वन कैन आर्ग्यू कि देयर कुड बी अदर साइड, बट आई स्ट्रांगली बिलीव a person in that kind of a position who has seen so much of wealth, even from his own childhood, is not necessarily only talking about money. Working for wealth. It's about Correct. creation. It's about मैं और क्या बड़ा कर सकता हूँ, मैं तो और तभी कितने आप लोगों इतनी को मेहनत भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सकता हूँ। तभी आप इतनी मेहनत भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव सम बिगर पर्पस। ड्राइव होना चाहिए वो। यस, तो वो ड्राइव अब पैसे से, जैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जिसने बचपन में ही इतना पैसा देख लिया, अब आप 1 बिलियन कमाओ या आप $10 बिलियन कमाओ, बात तो एक ही है फ्रॉम द बट कुछ एक्सपेंसिव लोग ना साइड। इसको गलत तरीके से भी लेते हैं कि मैंने पैसा कमा लिया, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे खर्च कर देना है। यस, यस, यस। दूसरे लोग इसको समझते हैं कि भाई मैंने पैसा नहीं कमाया है, ये शायद मेरे पे प्रभु की कृपा है और मेरे पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई शुड बी एडिंग टू द नेशंस वेल्थ। यस, And then at some stage, perhaps this also helps in creating better lifestyle for people around me and my ability to influence as many people as possible. So money has many connotations at various stage. Let's stick to our investor to base. our investment discussion today. So you mentioned one word, emotional. So what are the emotional biases that people typically suffer from when it comes to investment? जैसे जो मैं बताता हूँ, मेरा जो फेवरेट है वो कंफर्मेशन बायस है, कि कंफर्मेशन बायस में मुझे अगर टाटा मोटर्स का शेयर खरीदना है तो मैं वही रीजंस ढूंढूंगा जो मुझे बताएं कि टाटा मोटर्स अच्छा शेयर है खरीदने के लिए। ऐसी रिसेंसी बायस वगैरह हैं, तो आप अगर कुछ ऐसे इमोशनल बायसेस बताएं जिन्हें अवॉइड करके हम गलतियां कम कर सकते हैं, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सी गलतियाँ जानने के बाद भी हम गलतियाँ करेंगे, यस, बिकॉज पार्ट ऑफ द जर्नी। बिकॉज ये जो बिहेवियरल बायसेस है ना, ये 1-2 साल 5 साल का काम नहीं है, ये 100 साल का, 500 साल का। तो अगर आप देखो इंडिया की जर्नी, तो आवर कंट्री हैज़ बीन रिसोर्स क्रंच्ड फॉर सेंचुरीज नाउ। आई एम नॉट गोइंग टू द गोल्डन एरा ऑफ इंडिया, बट अगर आप 300 साल का इतिहास देखो तो रिसोर्सेज की कमी रही है हमको। तो हम डेफिसिट माइंडसेट है हमारा। पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें खाली तो प्रिजर्वेशन की हमारी माइंडसेट रही है कि भाई पैसा अगर मिला है तो बचा लो, उसकी इज्जत कर लो, क्योंकि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। रिसोर्स खर्च रहे हैं, आपको हर किसी के पास जॉब नहीं होती, तो खुद को ही कुछ ना कुछ काम करना होता था, व्यापार करना होता था। घर में एक आदमी अगर काम कर रहा है तो 10 लोगों का काम निकल जाता था। तो इसीलिए जो माइंडसेट रहा है वो डेफिसिट माइंडसेट रहा है। आप उसको, मैं उसको बोलता हूँ प्रेजर्वेंस का माइंडसेट ज़्यादा रहा है। प्लस एक्सपीरियंस ऑफ इन्वेस्टिंग विड ऑल्सो बी लाइक दैट। अगर आप देखो 60s 70s आप क्या करते थे, आप बैंक में पैसा रख दिया, आपने शायद LIC कुछ कर दी,
आपने कोई किसी को ब्याज पे पैसा दिया, फिर पता चला वहाँ पैसा डूब गया, फिर आपने प्रॉपर्टी कुछ खरीद ली। जो कैपिटल मार्केट की जो जर्नी है ना, ये 20-25-30 साल की ही है। उसमें से भी मैं कहता हूँ कि जब से ये म्यूचुअल फंड सही आया है, तभी से ये काफ़ी व्यापक हुआ। उसके पहले तक ये काफ़ी कम लोगों के डोमेन, इसको हम थोड़ा गैम्बलिंग से ज़्यादा जोड़ते थे, अब इसको निवेश से हम जोड़ रहे हैं। ये 8-10 साल की ही जर्नी है। तो कोरोना से पहले इंडिया में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे वो 1.5 करोड़ थे, कोरोना के बाद 2.5 करोड़ हुए, अभी वो 5 करोड़ है, जो अभी भी इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 3-3.5% है। और अगर आप एक कंपेरेबल नंबर लें चाइना का, तो वहाँ पे 13% लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। मैं अमेरिका का तो नंबर ले ही नहीं रहा, जहाँ पे 60% जनता म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है। तो एज यू राइटली सेड कि ये बहुत ही एक रीसेंट फिनोमिना है जिसे हम देख रहे हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव साइड ये भी है कि अगर आज की डेट में जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर मैं सितंबर से पहले की बात करूं, तो 2/3 ऑफ द इन्वेस्टर्स ने डाउन साइकिल नहीं देखी थी, वो अब देख रहे हैं। और शायद उसी वजह से कई सारी SIPs भी रुक रही हैं। उसमें भी अगली डायमेंशन ये है कि जो डायरेक्ट वाली SIPs हैं वो ज़्यादा रुक रही हैं, रेगुलर वाली कम रुक रही हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई गाइड करने के लिए उन्हें है। सो इस पर दो पॉइंट पे बात करते हैं। चाइना का जो कॉन्टेक्स्ट दिया आपने बहुत सही दिया। दूसरा, मैं ये जो SIP की जर्नी उसके बारे में बात करता हूँ। चाइना वाला जो आपने कहा कि चाइना में 13% निवेशक हैं और US की तो बात ही ना करें। तो चाइना में अगर 13% निवेशक है तो चाइना की पर कैपिटा GDP कितनी है? हमसे बहुत ज़्यादा है। हमसे आई थिंक 5 गुना होगी। हमसे 5 से 6 गुना है। 5 से 6 $20,000 के से ऊपर वो जा चुके हैं। हमारी कुछ 3 से 4 हज़ार डॉलर के बीच वी आर ना एट 3,000, दे आर एट Yes. 20,000 और 18,000, समथिंग लाइक दैट। सो उनकी जर्नी ना, मतलब आप वेल्दी ज़्यादा हो गए वहाँ पे। इफ़ यू फाइंड नंबर ऑफ डिस्पोजेबल इनकम आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है। सो दैट इज़ वन पार्ट। सेकंड, अगर आप देखो, आप मुझे बताओ कि अगर कोई 1 लाख रुपया महीने का कमाता है तो व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन दैट पर्सन वुड बी? आई थिंक 1 लाख का कुछ 4 अभी रिसेंटली आया था। हाँ 3% आई थिंक तो 3-4% में तो कितने निवेशक हैं आपके पास? करेक्ट। मतलब जो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा नहीं कर पाया, आप उसको आप उम्मीद करो, करना चाहिए, शायद करना चाहिए, और उम्मीद करने में बहुत बड़ा अंतर है। जो बेसिक भूखे नीड पेट भजन नहीं होता है। सो अगर बेसिक नीड भी मीट नहीं हुई ना, वो फ्यूचर का नहीं, वो आज का सोच रहा है। Correct. वो एक महीने का सोच रहा है। आप उससे कह रहे हैं कि 10 साल का सोचना चाहिए उसे। लेकिन एक इसका ना काउंटर पॉइंट ये भी हो सकता है कि अगर आप एक्सपेंसेस देखें इंडिया में, तो ठीक है 1 लाख मैं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ पॉइंट को। हाँ। तो ये चाहिए, तो ये आएगा, जैसे हमको भी आया। शायद हमारी जो जर्नी भी रही है ना, कि पहले 2-3 साल ना हमने इतना ज़्यादा निवेश पे फोकस नहीं किया। अगर आप कमाने लग गए या सैलरी आने लग गई तो थोड़ा बहुत खर्च कर लिया, थोड़ा पेरेंट्स को दे दिया। 2-3 साल के बाद लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ। तो इनकी भी जर्नी है ना, वो ऐसे ही रहेगी। ग्रोथ मेरे हिसाब से अच्छी हो रही है, थोड़ी अवेयरनेस की और आवश्यकता है। बैंकिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में हुए खाली 8-10 साल हुए हैं। करेक्ट। आप इस बात को जरूर समझें कि किसी का बैंक अकाउंट से परिचय 5-10 साल का पुराना ही है और अभी तक उसको UPI इन और UPI आउट ही समझ में आता है। उस इंसान को अभी म्यूचुअल फंड समझा पाना, मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं। ये 3.5 का 5% हो सकता है, बट जर्नी अच्छी चल रही है हमारी। तो इसमें मैं आपको एक और नंबर देता हूँ कि इंडिया में 15 करोड़ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं, 15 करोड़, जो कि सारा काम खुद से ऑनलाइन करते हैं। तो यानी इससे ये तो वैलिडेट हो जाता है कि 15 करोड़ लोग इंडिया में नेट बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट एज यू राइटली सेड कि ये हमारी जर्नी है, शुरू हो चुकी है, वी आर इन गुड डायरेक्शन, मोमेंटम भी अच्छा है। और शायद इसमें फिर ये होता है कि वो CAGR बेसिस पे ग्रोथ नहीं आती है, फिर वो मल्टीपल्स में ग्रोथ आती है, और वो होने भी लग रही है। तो 15 करोड़ क्यों, मैं तो कहता हूँ कि 100 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन से जुड़े हुए हैं। यस। सब 100 करोड़ पीपल हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन, मोस्ट ऑफ देम हैव आधार। आप देखो, आप यहाँ से निकल जाओ, व्हाट्सएप पे आधी जनता मिलेगी आपको और कोई ना कोई रील देख रहा होगा। जस्ट बिकॉज यू आर टेक्नोलॉजिकली एक्सपोज्ड because of a tool which is mobile phone doesn't necessarily mean mentally also you are evolved and your ability to think and act on that thinking is also there. ये सोचने की भी आवश्यकता है कि लोग ड्रीम 11 में 16 करोड़ या 11 करोड़ या 13 करोड़ यूज़र क्यों हैं। क्या उनको ये लगता है कि नहीं, शॉर्ट मनी मुझे बन जाएगा, ये 500 रुपये लगा के मेरा 1000 हो जाएगा, 1000 का 10,000 और 10,000 में सेव कर दूंगा। शायद वो अभी तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि मैं 500 रुपये 1000 रुपये कर बूंद बूंद से मैं घड़ा भर सकूँ। ग्रेट। जस्ट 2 लास्ट क्वेश्चंस। पहला तो ये कि जब मार्केट्स नीचे जा रहे हों तो इमोशंस कैसे कंट्रोल करना है। दूसरा,
फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर ऑडियंस, आप अगर मल्टी एसेट फंड्स अच्छे से समझा दें कि उसमें कैसे कैसे काम होता है। तो दूसरा जो आंसर है वो पहले से जुड़ा हुआ है। तो मार्केट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अगर म्यूचुअल फंड को हम ये माने कि एक व्हीकल है और निवेश करना जो हमारी जर्नी है पूरी, तो एक व्हीकल, गाड़ी का एग्जांपल लें। आपको फोकस करना चाहिए गाड़ी पे कि गाड़ी आपकी अच्छी है कि नहीं है, ब्रेक्स उसके सही है कि नहीं है, टायर उसके, रास्ते पे आपका कंट्रोल नहीं है। करेक्ट। अगर रास्ता अच्छा है, मौसम ठीक है, तो शायद आपकी स्पीड अच्छी रहेगी। रास्ता ख़राब है, बारिश हो रही है, रात का अंधेरा है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तो आप थोड़ा संभल के चलाओगे। तो निवेश में भी कुछ ना कुछ आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आपका व्हीकल सही है, आपका सारथी सही है, जो आपका ड्राइवर, आप एक काम कीजिए कि एमएफडी को एक फॉर अ मोमेंट ड्राइवर मान लीजिए और म्यूचुअल फंड को अपनी गाड़ी मान लीजिए। ये दोनों मुझे सारथी ज़्यादा अच्छा वर्ड लग रहा है। सारथी अगर आपका सही है, आपका रथ सही है, तो आपको रास्ते पे आपका कंट्रोल नहीं, रास्ता आप नहीं बना सकते। रास्ते जो आपको मिलेंगे उसी रास्ते पे आपको बढ़ाना है। तो उसकी आवश्यकता क्या है कि व्हीकल अच्छा होना चाहिए। व्हीकल कैसे अच्छा हो सकता है? व्हीकल हर समय में एडजस्ट करने वाला होना चाहिए। तो वो कैसा व्हीकल हो सकता है? वो एक मल्टी एसेट, जैसे आपने कहा कि भाई बारिश में भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, धूप में भी एडजस्ट कर सकता हूँ, अच्छे रास्ते पे भी चल सकता हूँ, ऊबड़ खाबड़ पे भी चल सकता हूँ, पहाड़ों वाले अगर जर्नी है तो उस पर भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, प्लेन्स की जर्नी है तो उसको भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर आपका व्हीकल अच्छा है तो आप अपनी जर्नी में सफल होगे। तो मल्टी एसेट एक ऐसा ही व्हीकल है जो आपको कई तरह के माहौल में, कई तरह के रिस्क रिटर्न को एक ही में सम्मिलित करता है। मल्टी एसेट है क्या? नाम से समझ में आ जाना चाहिए। इसमें कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल एसेट क्लासेस और कुछ नॉन फाइनेंशियल एसेट क्लासेस का एक मिश्रण है। आइडियली जैसे हमने बात कहा कि एक निवेश की जर्नी, जो भारतीय जो निवेशक है उसने क्या किया, कुछ सोना खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी खरीदा, कुछ अब फिक्स्ड इनकम किया, कुछ इक्विटी किया। तो मल्टी एसेट में भी कुछ ऐसे ही है। कुछ आपके पास आपको मिल जाएगा, गोल्ड मिल जाएगा, कुछ सिल्वर मिल जाएगा, कुछ रीट मिल जाएगा, कुछ इन्विट मिल जाएगा, कुछ इक्विटी मिल जाएगा, कुछ फिक्स्ड इनकम मिल जाएगा। तो पूरी की पूरी थाली मिल जाएगी आपको, पेट आपका भर जाएगा अगर आप इसको अच्छे से रेगुलरली आप सेवन करो तो बेसिकली हो क्या रहा है कि मैंने कॉल ली कि अब ट्रंप आ गया है तो अब ग्लोबल इकोनॉमी सफ़र करेगी, तो मैं गोल्ड खरीद लेता हूँ। तो वो काम मैं खुद ना करके फंड मैनेजर मेरे बिहाफ पे करेगा, एंड बिकॉज ही हैज़ एक्सेस टू मोर डाटा, मोर टूल्स, मोर एवेन्यूज, ही कैन डू इट बेटर देन आई कैन डू। ऑलरेडी गोल्ड है आपके पोर्टफोलियो में, एंड इन ए मोर टैक्स एफिशिएंट मैनर। मोर टैक्स एफिशिएंट मैनर। टैक्स एफिशिएंट आपको खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपकी जो निवेश की जर्नी है और लेट से सारथी वाली जो है ना, आप पहले खुद से साइकिल चलाते हो, फिर बाइक चलाते हो, फिर गाड़ी लेते हो, फिर आप चाहते हो कि कोई और आपके लिए काम करे और आप आराम से उसको आप इन्जॉय करो, व्यू को इन्जॉय करो। तो निवेश में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। लेट समबडी एल्स, जिसका काम है ये करना, उसको आप करने दीजिए और आप उसका बेनिफिट को एंजॉय कीजिए। अगर आप खुद ही लगे रहेंगे तो बेनिफिट्स को शायद कम एंजॉय कर पाओगे। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू दीपक, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन द शो। आई एम श्योर कि पीपल विल बेनिफिट ए लॉट फ्रॉम दिस डिस्कशन। प्लेजर इज़ ऑल माइन, थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है दीपक से या फिर वेल्दी निवेश से तो उसे कमेंट में डालिए, या आप अगर कोई भी टॉपिक कवर करवाना चाहते हैं उस पर भी हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।